नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। दोस्तों, आज के दिन में बहुत ही भयंकर गिरावट आपको नजर आया है। यहाँ चार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। सिर्फ आज के दिन में ही आप देख सकते हैं लगभग हमको 6.5% का गिरावट दिखाया, यानी कि बहुत बड़ा गिरावट दिखाया। लेकिन हम यहाँ समझने की ट्राई करेंगे कि आखिर ये गिरावट आया क्यों है और क्या ये गिरावट सस्टेन कर सकता है या और नीचे आ सकता है। यहाँ पे हम दोनों पर्सपेक्टिव देखेंगे, हम टेक्निकल में भी चेक करके देखेंगे और फंडामेंटल से भी देखेंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 100 रुपीज का हाई लगाने के बाद यहाँ पे 100 का हाई लगाया, फिर नीचे आया, एक लोअर हाइट बनाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे किसने हाई बनाया, फिर नीचे आया। यहाँ पे कांसोलिडेट करते करते ये हमको दिखा रहा है कि डाउन ट्रेंड में स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि प्रीवियस हाई को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और अभी जिस जगह पे हमको मिल रहा है वो एक क्रूशियल सपोर्ट है। आप देख सकते हैं पहले जो रेजिस्टेंस था 81 के आसपास का, जब उसको ब्रेकआउट दिया तो काफी ऊपर गया। ऊपर आकर जब नीचे आया तो अगेन उसने 81 के आसपास से कहीं सपोर्ट लिया और आज फिर से कहीं 81 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 30 मिनट का चार्ट लगाता हूँ या 15 मिनट का लगाता हूँ, तो वहां पे हमें क्लियरली नजर आएगा। स्टॉक ने जो लो लगाया वो आप लो देख सकते हैं 81 का था, लेकिन 81 का लो लगाते ही स्टॉक वापस से रिकवर कर गया और वहां पे 81.95 के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 81 का जो सपोर्ट है अभी भी काफी इंटैक्ट है। और अगर मैं यहाँ पे आपका डेली चार्ट पे देखूं फिर से आके, आप देख सकते हैं कि आरएसआई भी हमारा काफी नीचे आ चुका है, लगभग 35 के आसपास चल रहा है। बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड रेंज में तो नहीं गया है, लेकिन स्टॉक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे खड़ा है। अगर यहाँ से हमको मान लीजिए ब्रेकडाउन मिलता है बड़े वॉल्यूम के साथ, तो स्टॉक काफी नीचे आ सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर इसको ब्रेकडाउन देता है कहाँ तक वो नीचे आ सकता है। तो जो पहला टारगेट हमें दिख रहा है नीचे आने का, वो हमको लगभग नजर आता है 72 का। तो ये बहुत ही नीचे हो जाएगा। अगर परसेंटेज वाइज में देखूं, परसेंटेज में भी आपको लगभग इन 10-12% का डाउनफॉल दिख सकता है। लेकिन अब मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि फंडामेंटल्स यहाँ पे इसको नीचे गिरने नहीं देंगे। ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट में कोई भी आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता क्या होने वाला है, लेकिन फंडामेंटल्स के बेसिस पे हम ट्राई कर सकते हैं कि इसका वैल्यूएशन कितना हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाके आपको दिखाता हूँ वैल्यूएशंस में। तो यहाँ पे हम आ गए और आप देख सकते हैं इसका प्राइस टू बुक जो है वो 2.40 के आसपास चल रहा है। और करंट क्वार्टर के बाद इसका अगर हमने बुक वैल्यू निकालेंगे तो बुक वैल्यू लगभग 40 के आसपास आ रहा है। पिछले क्वार्टर में 39 था, इस बार लगभग 42-44 के आसपास आ रहा है। तो अगर हम 2 टाइम्स उसका वैल्यू करते हैं तो लगभग 88 के आसपास हमको नजर आता है। तो स्टॉक जो है प्राइस टू बुक वैल्यू पे अगर देखें तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, एकदम फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम आके देख सकते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि अच्छा खासा हमको गिरावट दिखाई दे रहा है। एक दिन में 6% गिरावट बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बिकवाली हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान देने वाला चीज है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो है वो रिटेलर्स का जो होल्डिंग है वो लगभग 31% का है। तो जिस भी स्टॉक में रिटेलर्स बहुत ज्यादा होल्ड करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि वो हल्का सा चीज को देख के ही डर के मारे बेचने लग जाते हैं। आप देख सकते हैं काफी समय से स्टेक डिक्रीज कर रहा था, लेकिन जब प्राइस ऊपर मूव करना स्टार्ट किया तो बहुत लोगों ने खरीदा और अभी रिटेलर्स का जो स्टेक है वो 31.6% में पहुंच चुका है। और जब भी ऐसा कुछ पैनिक का बात आता है तो सबसे पहले बेचने वाले रिटेलर्स ही होते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि ये जो आज का बिकवाली आया है ये रिटेलर्स के द्वारा बेचा गया होगा। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर स्टॉक गिरा क्यों। तो पहला बात तो ये कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो हमको प्रॉफिट डिक्रीज होते हुए दिखाई दिया है। तो हम सीधा सीधा देखते हैं कि प्रॉफिट आखिर घटा है तो कितना घटा है। तो लास्ट क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट था वो लगभग 751 करोड़ था, जो कि घट के 716 करोड़ पे हो गया। तो अगर हम परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो हमको 4% का, लगभग मान लीजिए 5% का हमको प्रॉफिट में डिक्रीज दिख रहा है। तो अगर आप सिर्फ इस चीज को देखिए, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव मान के अगर आपको स्टॉक को बेचने लग जाएंगे तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाना है। तो दूसरा जो मुझे दिक्कत नजर आता है, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम आपका 33% बढ़ा है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 37% बढ़ गया है। यानी कंपनी ने अगर 33% प्रॉफिट किया है तो 37% खर्चा कर दिया है, यानी खर्चा ज्यादा बढ़ा है और प्रॉफिट कम बढ़ा है, यानी इनकम कम बढ़ा है। तो ये नॉर्मली नेगेटिव होता है। आप समझ सकते हैं कि आपने जितना खर्चा किया उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट या इनकम होना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट में चेंज हो पाएगा। बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी जो है काफी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। अभी कंपनी का बेस बहुत छोटा है, तो स्टार्टिंग में खर्चे थोड़े ज्यादा होते हैं। और बैंक ने बताया भी है कि लगभग 30% जो एक्सपेंस है वो एम्प्लॉयज को जाता है, 20% जो है वो बैंक एटीएम चलाने में जा रहा है। और ऐसे करते करते बहुत सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस है जिनको वो कम नहीं कर सकते। तो फ्यूचर में जब ब्रांचेस बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे तो ये खर्चे भी कमने लगेंगे और प्रॉफिट भी आपको हल्का फुल्का बढ़ते हुए नजर आएगा। इस चीज को अगर मैं देखूं तो मुझे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नजर नहीं आता है। ऑफकोर्स मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि ये मैं भी बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हूँ, लेकिन 1-2 क्वार्टर आपको ऐसा एडजस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि बैंक अभी ग्रोइंग स्टेज में। दूसरा, मुझे भी ऐसा अंदाजा था कि लगभग 3-4% गिरना चाहिए, लेकिन स्टॉक 3-4% की जगह लगभग 6% गिर गया हम लोग का, ऑलमोस्ट 7% तक गिर चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने आपको 81 के आसपास सपोर्ट लिया है, जो हमको दिखाता है कि टेक्निकल्स अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब दूसरा चीज जो यहाँ पे दिखाता है कि क्यों मुझे लगता है कि नेगेटिव हुआ होगा, जिसके वजह से स्टॉक गिरा होगा, उसके लिए हम देखते हैं उनका गाइडेंस 2.0 जो है। तो ये गाइडेंस 2.0 देखने के पहले हम देख लेते हैं कि पिछले 5 साल का जो गाइडेंस था उसमें उन्होंने कैसा ग्रोथ किया है। तो आप देख सकते हैं 2018 में दिसंबर उनका जो कस्टमर का डिपॉजिट था वो सिर्फ 39,000 करोड़ का था, लेकिन अब वो बढ़ के 1,76 करोड़ का हो गया, यानी कि लगभग आपको 4.5 टाइम्स का ग्रोथ मिला है। ब्रांचेस अगर देखें तो ब्रांचेस भी लगभग 4 गुना बढ़ गया है।
अगर लोन एसेट का ग्रोथ देखें तो वो लगभग दुगना हो गया है, 1.8x हो चुका है आपका। तो आप देख सकते हैं जो डिपॉजिट का ग्रोथ है बहुत ज्यादा है और लोन ग्रोथ बहुत ही कम है। यानी जो कंपनी जो लोन बांट रही है वो काफी स्लो प्रोसेस में बांट रही है, बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं कर रही है। जबकि हम बाकी बैंक्स में देखें तो लोन ग्रोथ काफी हमको अच्छा नजर आ रहा है। कासा रेशियो देखें तो कासा रेशियो में भी लगभग 5 गुना का इंप्रूवमेंट है, जो कि पहले 8.7% था, अब वो 46.8% में आ गया। तो इन सारी चीजों में देख रहे हैं कि हमने बैंक ने बहुत अच्छा खासा ग्रोथ किया है। अगर हम प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, यानी कि प्रोविजंस करने के पहले का अगर प्रॉफिट देखे तो वो भी उनको लगभग 3 गुना का इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 0.8% से 2.3% पे है और इसको धीरे धीरे ग्रो करने का वो प्लान कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो उसमें इन्होंने बहुत ही फिनोमिनल रिटर्न दिया है, 6.2 टाइम्स का इंप्रूवमेंट दिखा है, जो कि पहले 1.72% था, बहुत ही घटिया था। अब वो बढ़ के लगभग 10.67% पे आ गया है। लेकिन हम आइडियल किसको मानते हैं? अगर 15-16% के ऊपर हो तो हम इसको आइडियल मानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो की टारगेट्स है, जो गाइडेंस 2.0 है, उसमें क्या क्या कंपनी ने बताया। तो बताना चाह रही है कि यहाँ पे जो उनका ब्रांचेस है अभी वो लगभग 900 ब्रांचेस के आसपास है, उसको 1700 से 1800 के आसपास करने का ट्राई कर रही है। तो ब्रांचेस बढ़ेंगे तो आराम से डिपॉजिट भी बढ़ेगा और डिपॉजिट बढ़ेगा तो उसमें लोन भी ग्रोथ करने बढ़ेगा। एसेट्स को अगर देखेंगे तो ये कंपनी बोल रही है कि पहले उन्होंने कहा था पिछले 5 साल में कि हम अपने जो लोन को ग्रो करेंगे 24 या 25% के आसपास से, लेकिन इस बार उन्होंने घटा के बोल दिया है कि हम जो लोन ग्रोथ करेंगे वो लगभग 20% से करेंगे। अब दोस्तों अगर आप ठंडे दिमाग से आराम से बैठ के सोचेंगे तो 20% का लोन ग्रोथ करना कोई बहुत छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और हर साल अगर ऐसे 20% से ग्रोथ करती है तो लगभग 5 साल में शायद इसका जो लोन बुक है वो लगभग 5-6 गुना भी हो सकता है। और वी वैद्यनाथन ने अपने इंटरव्यू में ये कहा भी है कि 2029 तक जो लोन बुक है, जो अभी 1,50,000 करोड़ का है, वो लगभग 5 लाख का हो जाएगा। यानी सोच के देखिए 5 साल में आपका लोन बुक लगभग 5 गुना होने वाला है। तो लोन बुक अगर 5 गुना होगा तो प्रॉफिट भी आपका उसके अराउंड ही बड़ा होने वाला है। तो आप सोच के देखिए अगर प्रॉफिट 5 गुना या 3 गुना भी हो गया तो स्टॉक भी हमारा यहाँ से 3-4 गुना आराम से हो सकता है। तो ये अगर मेरा ओपिनियन है, लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है जो इन्होंने जो लोन ग्रोथ को जो डिड्यूस कर दिया है कि हम पहले 25% ग्रो करने वाले थे, उनको जब उन्होंने 20% पे लाया, इस चीज को मार्केट ने या रिटेलर्स ने, मुझे नहीं पता, बहुत नेगेटिवली लिया और उसको स्टॉक को बुरी तरह से पिटाई हो गया। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बैंकिंग में कोई भी बैंक हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका एसेट क्वालिटी कैसा है। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कि ऐसा बांटना कोई बड़ी बात नहीं है। कल को आप भी अगर बोलेंगे कि मैं एक बैंक खोल रहा हूँ और मैं लोन देना चाहता हूँ, हजारों लोग आपके पास आएंगे, आप चाहे तो 20% का 50% से ग्रो कर सकते हैं, अब बांटिए खुल के लोन। लेकिन मेन दिक्कत कहाँ पे आता है कि आपने जो लोन बांटा वो लोन वापस रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी आपने जो एसेट है, आपका जो एसेट है वो अच्छा क्वालिटी का है कि घटिया क्वालिटी का है। मान लीजिए आपने ग्रोथ तो पूरा धमाधम कर दिया कि आपने एक ही साल में 10 लाख 20 लाख का लोन दे दिया, लेकिन उनमें से रिटर्न आने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आपका तो पैसा गया ही गया, साथ में कैपिटल भी चला गया। तो इस बैंक का हमेशा से एम यही रहा है कि धीरे धीरे करके एक अच्छा बेस बना के एक अच्छा बैंक बने जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छा काम कर सके। तो मैं भी उस विजन को देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं भी बना हुआ स्टॉक के साथ। ऑफकोर्स हमको वैल्यूएशन में ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने जब भी वीडियो बनाया है तो मैंने कहा है कि 90 के आसपास खरीदने का टाइम अभी नहीं है, क्योंकि हल्का सा ओवरवैल्यूड हो चुका है। अगर आपको 80, 81, 82 के आसपास स्टॉक मिलता है तब आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब भी स्टॉक बहुत नीचे आता है तो लोग के अंदर बहुत ज्यादा फियर आ जाता है और उस टाइम पे खरीदने का हिम्मत नहीं होता। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आप जो ग्रॉस नेट एनपीए है वो 2018 में 1.97% में था, दिसंबर 2023 में 2.04% पे आ चुका है और 2029 तक का टारगेट है कि 1.5% में भी रखे। अब यहाँ को एक और इंटरेस्टिंग चीज बोलूं दोस्तों कि फिलहाल जो 2% का हमको जो नेट एनपीए दिख रहा है, ग्रॉस एनपीए दिख रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन को मिलाने के बाद है। अगर उस लोन को हम अगर हटा देते तो आपका ग्रॉस एनपीए 1.5% के आसपास आ गया, जो कि बहुत ही स्टेबल है और बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि जो बड़े बड़े बैंक है, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, उन सब का भी इसके आसपास ही है। वहीं पर अगर हम नेट एनपीए देखें तो नेट एनपीए में बहुत ही बढ़िया काम किया है कंपनी ने। 0.95% पहले था, अब घट के वो 0.68% पे हो गया है और कंपनी गाइड कर रही है कि वो लगभग 0.4% तक लेके चले जाएंगे। तो नेट एनपीए अगर 0.5% के आसपास भी रहता है तो बहुत ही स्टेबल, बहुत ही अच्छा हम एसेट क्वालिटी को मानते हैं और यही चीज कंपनी को आगे लेके जाती है, किसी बैंक को आगे लेके जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से देखना चाहिए दोस्तों। फिलहाल इस साल का जो प्रॉफिट है लगभग 2200 करोड़ का है। मान लीजिए इन्होंने एस्टिमेट भी करके निकाला है कि Q4 अभी आया नहीं है, इन्होंने एस्टिमेट किया है कि 2200 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन 5 साल बाद ये जो प्रॉफिट होगा आपका लगभग 12,000 से 13,000 गुना का वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। यानी कि आप सोच के देखिए, लोन बुक अगर 5 गुना ग्रोथ करेगी तो प्रॉफिट भी आपका 5 गुना ग्रो करना चाहिए, लेकिन कंपनी ने लगभग 6 गुना का एम दिया है। आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, अगर प्रॉफिट 6 गुना ग्रो करता है तो ईपीएस भी आपका लगभग 6 गुना के आसपास ही ग्रो करेगा। तो स्टॉक को भी 6 टाइम्स होना ही पड़ेगा। अब अगेन ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो शायद मेरा ओपिनियन बायस हो सकता है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर करना मेरा हक बनता है। मुझे जहाँ तक लगता है स्टॉक का टारगेट जो शॉर्ट टर्म में जो दिखने वाला है वो लगभग 120 के आसपास तो होगा ही। और क्योंकि मैं 40 रुपीज से बाय कर रहा हूँ तो मैं 120 रुपीज के आसपास अपना जो इन्वेस्टेड कैपिटल है सिर्फ वो निकाल लूंगा और बाकी को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इस कंपनी का फ्यूचर काफी अच्छा खासा दिखता है।
ऑफकोर्स हमें ट्रैक करते रहना चाहिए। वहीं पर अगर हम ROA देखें तो ROA फिलहाल इनका चल रहा है यानी रिटर्न ऑन एसेट, यानी पूरे लोन बुक के ऊपर इनको नेट कितना इनको रिटर्न मिलता है, तो वो लगभग इनका फिलहाल 1.2% का है। और इनका गाइडेंस जो है वो 1.9 से लेकर 2% तक है, जो कि बड़े बड़े बैंकों का भी उसके आसपास ही है। चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि आपके पूरे इक्विटी के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। मान के चले दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर आप बैंक में डालते हैं आपको 7 से 8% का एफडी में मिल जाएगा। किसी स्टॉक में डालने के बाद अगर उस स्टॉक का ROE अगर 10% के नीचे है, 8% के नीचे है, तो इससे बेटर तो आप यही है कि आप एफडी में लगाइए, कि स्टॉक में आप लगा रहे हैं, अच्छा खासा रिस्क भी ले रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी कंपनी का ROE कम से कम 15 से ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक ने गाइड भी किया है कि लगभग 17-18% तक का वो ROE अचीव करना चाहते हैं। तो अभी जो गाइडेंस 2.0 है वो मुझे बहुत ज्यादा बुलिश लगता है और काफी पॉसिबल भी लगता है, आराम से कर सकते हैं अगर 20% से हर साल ग्रो करे तो। दोस्तों अगर मैं फाइनली अपना ओपिनियन बताना चाहूँ, मुझे इस बैंक में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि इक्विटी हर बार इसका डाइल्यूट होती रहती है, जिसकी वजह से EPS बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाता। एक साल में क्या करती है कंपनी, पैसे रेज करती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो आपका जो EPS ग्रोथ है वो काफी कम हो जाता है। लेकिन अभी बैंक ग्रोइंग स्टेज में है तो इसको पैसा लगेगा ही लगेगा। 3-4 साल बाद जब इसको प्रॉफिट आना बहुत शुरू हो जाएगा तो सेल्फ सस्टेनिंग बैंक बन जाएगा और बैंक को बाहर से कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे जो भी लगा कि आप लोगों को डाउट हो सकता है, उसके बारे में मैंने वीडियो में बात किया। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। बहुत लोग को ऐसा लग रहा है कि 90 पे बाय करके वो फंस गए और स्टॉक वापस से बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन इस टाइम पे जो हमको जिस प्राइस से मिल रहा है वो प्राइस फेयरली वैल्यूड है। तो जहां तक मेरा ख्याल है, आपको यहाँ पे घबरा के बेचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास बाय करने का कैपेसिटी नहीं है, आपको बहुत डर लग रहा है, तो कम से कम इस प्राइस से मत बेचिए। आपको अच्छा खासा प्राइस मिलेगा निकलने के लिए, बस आपको थोड़ा पेशेंस दिखाने की जरूरत है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे बताइए कि आप इस स्टॉक के बारे में क्या समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।